हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः हमारे इस चैनल में स्वागत है। चलिए तो हम फिर एक बार स्टार्ट करते हैं। मुझे विश्वास है कि आपने कल वाली वीडियो जरूर देखी होगी, और अगर नहीं देखी है तो उसे भी देख लेना, इसके बाद देख लेना, या फिर उसको देख के इसको देख लेना। हमारा जो तरीका है वो ये रहता है कि जो हमने कल पढ़ाए थे 10 प्रश्न, उनका एक बार रिवीजन होगा, और रिवीजन के बाद जो 10 प्रश्न होंगे उनका हम अध्ययन करेंगे व्याख्या सहित। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। इसके साथ ही ये जो चैनल है वो यूजीसी नेट के लिए प्रॉपर है, और जो प्रोफेसर के एग्जाम होते हैं उनके लिए भी। एक दूसरा चैनल है रामप्रसाद आईएएस के नाम से, वहाँ पे पीसीएस यूपीएससी को टारगेट करके हम अपना कंटेंट तैयार करते हैं, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक और है आरएनए रामप्रसाद न्यूज एंड एनालिसिस, जहाँ पे मैं आपको डेली करंट से अपडेट कराऊंगा। अभी मैंने एक ही वीडियो अपलोड करी है उस पर, धीरे धीरे हम उसकी शुरुआत करेंगे। तो चलिए अब हम पहले कल का रिवीजन करते हैं। सबसे पहले तो कल का जो सबसे पहले हमने प्रश्न पढ़ा था वो ये था कि किसने कहा कि राजनीति मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है। तो ये डेविड ईस्टन का था। इसके बाद जो हमने अगला प्रश्न पढ़ा था वो ये था कि डेविड ईस्टन के जो आगत और निर्गत जो विश्लेषण है के जो मुख्य चर हैं वो क्या है। तो हमने देखा था ये सभी है, समर्थन भी है, मांग भी है, अब पुनः निवेश भी है। इसके बाद जो अगला हमने प्रश्न पढ़ा था वो ये था कि निम्न में से किस स्कूल द्वारा व्यवहारवाद की आधारशिला रखी गई। तो शिकागो स्कूल था। इसके बाद जो हमला अगला प्रश्न था वो ये था कि डेनिस और ईस्टन और डेनिस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से आरंभिक स्तर पर राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया में एक स्तर है। तो इसका आंसर ये देखा था हमने, राष्ट्रीय विधायिका, न्यायपालिका और मतदान के व्यवहार की तरह अवैयक्तिक राजनीतिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न था वो ये था कि नगर राज्य शब्दावली संबंधित है। तो हमने देखा था कि प्राचीन यूनान से, जिसे ग्रीस कहते हैं, ग्रीस के जो आसपास का क्षेत्र है वो सब यूनान में शामिल होता था उस समय। इसके बाद जो हमने अगला प्रश्न देखा था कि डेविड ईस्टन द्वारा व्यक्त निम्न सुविधाओं में से कौन सा सूच के व्यवहारिक स्कूल को परिभाषित नहीं करता। तो जो ईस्टन ने व्यवहारवाद के जो 8 सिद्धांत दिए थे उसमें से कौन सा नहीं है। तो आदर्श सिद्धांत नहीं है, परिमाण है, नियमनिष्ठता है, व्यवस्थापन है और सत्यापन है। इसके बाद जो हमने अगला प्रश्न देखा था वो ये था कि राजनीतिक विज्ञान में व्यवहार क्रांति के या व्यवहारवाद क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो वो डेविड ईस्टन है, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद दोनों के जनक। इसके बाद जो अगला प्रश्न था वो ये था कि निम्नलिखित में से किसका कथन है कि राजनीति व्यवहार का अर्थ बौद्धिक प्रवृत्ति और ठोस शैक्षणिक आंदोलन दोनों है। तो इसका जो आंसर था वो डेविड ईस्टन ही था। इसके बाद जो हमने अगला प्रश्न देखा था कि डेविड ईस्टन ने मांगों के संदर्भ में आगतों के 4 प्रकारों की पहचान की थी, वे कौन थे। तो उसका पहला ऑप्शन था व्यवहार का नियमन, राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी, वस्तुओं और सेवाओं का आवंटन, संप्रेषण और सूचना। इसके बाद जो हमने अगला प्रश्न देखा था वो ये था कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें ये था कि उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत है वो समग्रात्मक नहीं है, ये गलत है क्योंकि समग्रात्मक था। इसके बाद जो हमने लास्ट प्रश्न देखा था वो ये था कि राजनीति शास्त्र के अध्ययन के व्यवहारवादी उपागम के विकास के लिए उत्तरदायी राजनीतिक वैज्ञानिक कौन है। तो डेविड ईस्टन ही थे। तो ये रहा कल का रिवीजन।
आज हम फिर अब 10 प्रश्नों की ताबड़तोड़ तैयारी करते हैं। तो सबसे पहला आज का जो प्रश्न है ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। निम्नलिखित में से कौन दो सही है? देखिए इसने क्लियर भी कर दिया कि दो ही सही है, आपको 4 में से 2 ही बताना है। अब 2 कौन कौन से सही है बताना है। तो ऑगस्ट जो कांटे हैं उनके अनुसार प्रेक्षण, प्रयोग व तुलना मुख्य विधियां हैं, तो ये सही है, प्रत्यक्षवाद के जनक माने जाते हैं। दूसरा ब्लिंटसली के अनुसार दार्शनिक और ऐतिहासिक विधियां सही विधियां होती है, तो इस तरीके से दोनों ऑप्शन सही है। अब हम दोनों को और देख लेते हैं। तो समकालीन समय में बहुत कम विचारक व्यवहारवादी व आगमनात्मक विधियों का उपयोग करते हैं, तो ये गलत है। जॉन रॉल्स से निगमनात्मक तथा वो मतग्रही विधियों का उपयोग किया था। जॉन रॉल्स से नहीं, जॉन रॉल्स ने होगा, ठीक है, तो ये भी गलत है। इस तरीके से केवल 1 और 2 सही है। व्याख्या देखते तो जो आगस्ट कांटे थे के अनुसार प्रेक्षण, प्रयोग, तुलना मुख्य विधियां हैं। ब्लिंटसली के अनुसार दार्शनिक और ऐतिहासिक विधियां सही विधियां होती हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है आज का वो है निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक व्यवहारवाद की विशेषता नहीं है? तो देखिए मैंने आपको 2 चीज बताई थी, एक तो व्यवहारवाद और एक है उत्तर व्यवहारवाद। जो व्यवहारवाद था वो साइंटिफिक है और जो उत्तर व्यवहारवाद है वो रिलेवेंस और एक्शन की बात करता है। तो पहला है अनुभववाद। तो अनुभववाद मतलब एम्पेरिकल, जो साइंटिफिक है, तो ये सही है। दूसरा है अंतर विषयक दृष्टिकोण, मतलब सभी विषयों से जोड़ के देखता है, तो ये भी सही है। राजनीतिक मूल्यों की प्राथमिकता, ये गलत है, क्योंकि राजनीतिक मूल्यों की बात कौन करता है? उत्तर व्यवहारवाद करता है। चौथा है वैज्ञानिक पद्धति, तो ये तो इसका की टर्म है, क्योंकि व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने की कोशिश करी थी जो नहीं हो पाई थी, तो इस तरीके ऑप्शन सी सही है। राजनीतिक मूल्यों को प्राथमिकता राजनीतिक व्यवहारवाद की विशेषता नहीं है, ठीक है। अब देख लेते कि रॉबर्ट जो डहल है उनके अनुसार व्यवहारवादी क्रांति परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की असफलताओं के प्रति असंतोष का परिणाम है। इस क्रांति का जो उद्देश्य है वो राजनीति विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक बनाना होता है, ठीक है। दूसरा आगे व्यवहारवाद अपनी प्रकृति में एक अनुभववादी वैज्ञानिक उपागम है, ये सही है। जो राजनीतिक घटनाओं और तथ्यों पर विशेष बलता की वैज्ञानिक व्याख्या करता है, ये सही है। व्यवहारवाद के विकास में योगदान देने वाली कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं अधोलिखित रूप में इस प्रकार है, जो इंपोर्टेंट है। चलिए हम देख लेते हैं कौन सी। तो देखिए एक बुक है ग्राहम बालस की ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, जो कई बार यूजीसी नेट में पूछी जा सकी है। 1908 में उन्होंने प्रकाशित करी थी ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। एक दूसरी बुक है आर्थर बेंटले की द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, 1908 का व्यवहारवाद में विशेष महत्व है, तो आपको ये भी ध्यान रखनी है, आर्थर बेंटले द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। इसके बाद व्यवहारवाद के विकास में इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है, चार्ल्स मेरियम की पुस्तक न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स 1925 का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बाद जो अगली बुक है वो हेरल्ड लासवेल की रचना पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ 1936 है, ठीक है। पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ 1936, ठीक है। तो हेराल्ड लासवेल की, जो ये भी इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो इसमें हमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चलिए तो हम इसका सीधा आंसर ही देख लेते हैं। वैसे आंसर इसका देखिए ए है, लेकिन यहाँ पे मिला हुआ रखा है। तो जो जॉर्ज एच सेवान है वो ऐतिहासिक उपागम
से संबंधित है। जो जॉर्ज कैटलिन है वो समाज विज्ञान उपागम से संबंधित है। लियो स्ट्रास दार्शनिक उपागम से संबंधित है। ग्राहम बालस मनोवैज्ञानिक उपागम से संबंधित है। तो इनकी अभी हमने बुक पढ़ी थी, ह्यूमन नेचर एंड पॉलिटिक्स। तो एक बार और, जो सेवाएं है वो ऐतिहासिक उपागम, कैटलिन समाज वैज्ञानिक उपागम, लियो स्ट्रास दार्शनिक उपागम से संबंधित है, ग्राहम बालस मनोवैज्ञानिक उपागम से संबंधित है। ठीक है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, देखिए एमपी असिस्टेंस प्रोफेशन में पूछा हुआ है 2018 में। प्रासंगिकता के सिद्धांत का संबंध है। तो पहले आप ये देखिए कि मैंने आपको दो चीज बताई थी, एक तो रिलेवेंस, एक एक्शन। रिलेवेंस यानी प्रासंगिकता, और प्रासंगिकता और जो एक्शन है वो उत्तर व्यवहारवाद में। तो इसका आंसर उत्तर व्यवहारवाद। उत्तर व्यवहारवाद की स्टडी कितने, तो 7 सिद्धांत बताए थे। अब आपको कमेंट करके बताना कि व्यवहारवाद के ईस्टर्न ने कितने सिद्धांत बताए थे। तो प्रासंगिकता का जो सिद्धांत है वो उत्तर व्यवहारवाद से संबंध है। उत्तर व्यवहारवाद मूलतः व्यवहारवाद में आमूल संशोधन, देखिए इसका विपरीत नहीं है, इसी में करेक्शन करने की बात करता है। और एक्शन और क्रेडो ऑफ रिलेवेंस इसके प्रमुख आयाम। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है एक्शन और क्रेडो ऑफ रिलेवेंस। ठीक है। अब आगे जो प्रश्न है वो है कि संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम के अनुसार एक राजनीतिक व्यवस्था कितने प्रकार के कार्यों को करती है। तो सबसे पहले आपको बताना है कमेंट करके संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम किसने दिया था और इनपुट आउटपुट मॉडल किसने दिया था। तो जो मैं आपको बता देता हूँ कि आमंड एंड पाविल ने ये सिद्धांत विकसित किया था। अब आपको बताना है कि इनपुट और जो आउटपुट मॉडल है वो किसने दिया था। ठीक है, हमने कल पढ़ा था। तो देखिए इसका कोई आंसर सही नहीं है, क्योंकि संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम के अनुसार प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था 7 प्रकार के कार्य करती है, 4 आगत और 3 निर्गत। ठीक है, तो ऐसे एक सिद्धांत है, इसमें इनपुट या आउटपुट ये 4 है और 3 जैसे नीति निर्माण, नीतियों का क्रियान्वयन। अब इसके बाद जो अगला वो प्रश्न है वो ये है कि संरचनात्मक प्रकारात्मक सिद्धांत का संबंध है, पहली बात तो किससे है, तो ये राज्य की कार्य विधि से। देखिए इसमें सीधा नाम ही दिया है, रटना नहीं है। संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चर और प्रकार्यात्मक, तो प्रमा हटाइए, देखिए कार्यात्मक, तो ये बात ही कर रहा है। तो भविष्य से कोई नहीं होगा, उद्देश्य कोई नहीं, उत्पत्ति नहीं, तो राज्य की कार्य विधि एक्शन की बात कर रहा है। संरचनात्मक प्रकारात्मक किसने दिया, आमंड एंड पाविल ने दिया था। का सिद्धांत का संबंध राज्य की कार्यविधि से है। यह सिद्धांत राज्य की क्षमताओं एवं क्रियाओं के आधार पर राज्य के कार्य व्यवहार की समीक्षा करता है, यानी रियल में जो प्रैक्टिकल में जो संस्था है वो अपना कार्य कैसे संचालित करती है यह दिखाता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन निवेश निर्गत सिद्धांत से संबंधित है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि इनपुट और आउटपुट जो मॉडल है किसने दिया था, अभी देखा था हमने, तो ईस्टर्न का है। और देखिए जो आमंड और जो पाविल है उन्होंने संरचनात्मक प्रकारात्मक सिद्धांत दिया था। लासवेल शक्ति सिद्धांत से संबंधित है। और जो मार्टन कापलान है वो आईआर में हम पढ़ते हैं, इन्होंने व्यवस्था सिद्धांत और जो आईआर के सिद्धांत दिए थे। तो जो ईस्टर्न ने निवेश निर्गत सिद्धांत, आउटपुट इनपुट आउटपुट जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया था। इसका प्रतिपादन उन्होंने अपनी पुस्तक, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किस पुस्तक में किया था, तो पॉलिटिकल सिस्टम इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इनकी पूरी बुक का नाम है। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि कौन सी बुक है वो। तो वो बुक
का नाम द पॉलिटिकल सिस्टम, आपको इतना ध्यान रखना है, जब पूछ सकता है वो दिसंबर में। 90% चांस, 95% कहूंगा मैं, पूछ सकता है वो। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि राजनीतिक व्यवस्था की संरचनाओं तथा प्रकारों के आधार पर कौन व्याख्या करता है? तो आमंड एंड पावेल। ठीक है, तो आमंड राजनीति व्यवस्था की, एक सेकंड, आमंड, इनका जो समय है 1911 से दौरा है। राजनीतिक व्यवस्था की संरचनाओं तथा प्रकारों के आधार पर व्याख्या करता है। 1970 के दशक में आमंड ने इस संकल्पना का विकास किया। तो देखिए, आमंड एंड पावेल, आप लिखना चाहें तो लिख लें, मैंने लिखा हुआ है तो उसमें मैंने बता दिया आपको, पहले ही के सेंड कर दूंगा। 1970 के दशक में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब जो अगला प्रश्न है वो है कि किसने माना है कि राजनीति मूल्यों का आधिकारिक का निर्धारण है? देखिए, वो चेंज कर रहा है, मूल्यों का आधिकारिक आवंटन भी दिया था पहले, निर्धारण है, घुमा रहा है, तो घूमना नहीं है। और किसका है? तो ईस्टर्न का है। मैकियावेली को आप जानते हैं, यथार्थवाद के प्रतिपादक। डेविड ईस्टर्न ने अपनी प्रसिद्ध बुक जो हमने अभी देखी थी, पॉलिटिकल सिस्टम, द पॉलिटिकल सिस्टम भी है और द पॉलिटिकल सिस्टम भी, एन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, 1953। तो ये बुक आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है। पॉलिटिकल सिस्टम, एन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, 1953 के अंतर्गत यह तर्क दिया कि राजनीति मूल्यों का आधिकारिक निर्धारण है। ठीक है, आधिकारिक निर्धारण या क्या बंटवारा है? पॉलिटिकल सिस्टम एन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, सब बुक नहीं देखनी, जो इम्पोर्टेंट है वो जरूर देखनी है। पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम से आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि व्यवहारवाद शब्द का सर्वप्रथम किसके द्वारा किया, यानी व्यवहारवाद शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो देखिए, डेविड ईस्टर्न ने तो व्यवहारवाद का प्रतिपादक, उत्तर व्यवहारवाद का प्रतिपादक डेविड ईस्टर्न है, लेकिन जो शब्द है वो व्यवहारवाद जे.बी. वॉटसन ने दिया था सबसे पहले। तो दोनों अलग अलग चीजें, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। तो व्यवहारवाद जो शब्द है का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो जे.बी. वॉटसन द्वारा प्रकाशित आर्टिकल साइकोलॉजी एज अ बिहेवियरलिस्ट व्यू इट्स 1913 में किया। इसकी आधारशिला रखने का श्रेय शिकागो स्कूल को दिया जाता है। ठीक है, व्यवहारवाद का जोर राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान की भांति एक तथ्यपरक विज्ञान में बदलने पर है। ठीक है, तो देखिए, बोले तो मैं आपको थोड़ा सा व्यवहारवाद के बारे में बता देता हूँ। तो जो व्यवहारवाद है 1950 के दशक में हम देखते हैं, शब्द वॉटसन ने दिया था। ठीक है, व्यवहारवाद जो राजनीति विज्ञान है उसको विज्ञान बनाने की कोशिश करता है, जैसे जो पीसीएम या साइंस के जो अदर सब्जेक्ट हैं। ठीक है, व्यवहारवाद का जो पिता है वो ईस्टर्न है, साथ में ही उत्तर व्यवहारवाद के पिता भी ईस्टर्न ही है। ठीक है, इसके बाद व्यवहारवाद के ईस्टर्न ने 8 सिद्धांत बताए थे, तुलना कर लेते हैं। 7 उत्तर व्यवहारवाद के बताए, इसमें नियमितता, समयबद्धता, तकनीक जैसे 8 सिद्धांत टोटल आपको ध्यान रखना है, 8।
उत्तर व्यवहारवाद। 7 ईस्टर्न जो राजनीति मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है, एक को इनका ये स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट कहाँ पे, तो द पॉलिटिकल सिस्टम इनकी बुक है, उसमें इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था। एन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस 1953 की बुक है। ठीक है, इस तरीके से ये आपको ध्यान रखना है। तो आज के लिए हमारा ये हो गया। अब हम कल फिर दोबारा से जो आज पढ़ाए हैं उनका रिवीजन करेंगे और आगे फिर 10 प्रश्न करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों आज के लिए, थैंक यू।